प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र थे, उन शिक्षा के केंद्रों में जो महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था उस समय वो था नालंदा विश्वविद्यालय। तो आज इस प्रश्न के अंतर्गत हम उसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन कालीन जो समाज था उस समय भारत के अंदर जो शिक्षा थी उस शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा था। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसी प्रकार जो हमारा प्राचीन कालीन जो भारत था उस भारत के अंतर्गत जो एक शिक्षा की प्रणाली थी वो हम कह सकते हैं भी वो एक विद्यालय न होकर के गुरुकुलों की जो पद्धति हुआ करती थी, उन गुरुकुलों की पद्धति के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती थी तथा इन्हीं जो मनुष्य का एक जो मानव जीवन होता है उस मानव जीवन के अंदर जो शिक्षा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जागृति लाता है, उसी जागृति के अनुरूप वो अपना जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को ज्ञानपरक बनाता है, सुव्यवस्थित करता है और उसी ज्ञान के माध्यम से अपना जो जीवन होता है उस जीवन को क्या करता है, सुनियोजित करता है। इसी सुनियोजित का जीवन जब करता रहता है उसी के माध्यम से जो एक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जो संपूर्ण जो विकास हम कह सकते हैं या जो सर्वांगीण विकास है वो सिर्फ एक ही पद्धति है जिसके माध्यम से हो सकता है और वो कौन सी है? शिक्षा। यानी हम कह सकते हैं मनुष्य जो होता है वो शिक्षा के बिना अधूरा है, या हम कह सकते हैं एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो शिक्षा के बगैर एक पशु के समान होता है। जिस प्रकार एक पशु यानी ये कह सकते हैं अपनी बौद्धिक शक्ति का उनको ज्ञान नहीं होता है, उसी कारण वो इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य के पास में शिक्षा नहीं होगी तो वो भी शिक्षा के माध्यम से क्या है, इधर उधर भटकता रहता है। तो इसी प्रकार प्राचीन कालीन जो भारतीय था उस भारत के अंदर या जो कह सकते हैं भारत था उस भारत के अंदर अनेक ऐसे शिक्षा के जो विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया था ताकि उन गुरुकुलों के अंदर रह करके जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या है, शिक्षा दी जा सके। यानी चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वेदों से संबंधित हो, चाहे वो यानी प्राचीन कालीन हमारे जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों से संबंधित हो। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक जो शिक्षा होती है उस शिक्षा के माध्यम से जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो संकुचित हो जाता है। क्या? मनुष्य का जो जीने का व्यक्तित्व या तौर तरीका होता है वो क्या है, संकुचित हो जाता है तथा इसी संकुचित के कारण जो मनुष्य का जो जीवन होता है वो क्या होता है, उसके लिए एक बोझ भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आस पड़ोस सामाजिक वातावरण, चाहे उसका नैतिक पक्ष हो चाहे उसका भावात्मक पक्ष हो, उन सभी का विकास किसके माध्यम से कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से। इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो शिक्षा का जो एक मनुष्य के लिए जो शिक्षा आवश्यक है उसके माध्यम से मनुष्य अपना आध्यात्मिक विकास करता है, समाज के अंदर प्रसिद्धियां प्राप्त करता है तथा इसी शिक्षा के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर अग्रसर होता रहता है। तो इसी प्रकार प्राचीन जो भारत था उस प्राचीन भारत के अंदर जो एक शिक्षा देने का जो स्थल था उन स्थलों में से एक प्रमुख था, वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो अब प्रिय विद्यार्थियों जो नालंदा विश्वविद्यालय था इस विश्वविद्यालय के अंदर अनेक प्रकार के जो शास्त्र होते हैं, अनेक प्रकार की जो शिक्षा की पद्धतियां होती थी उन पद्धतियों का प्रयोग करके और जो बच्चे हुआ करते थे उन बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता था। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं भी जो मनुष्य होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही एक जो पशुवर्ती का उसका जीवन होता है उस जीवन से क्या है, निदान पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम चर्चा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम ये जो शब्द होता है नालंदा, सर्वप्रथम इसकी हम चर्चा करते हैं। ये जो नालंदा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है जिसके अंदर एक शब्द तो है नालंद, दूसरा है दा। क्या? नालंद प्लस दा शब्द से यानी अर्थ यानी जो नालंदा और प्लस दा शब्द है, इन दा दोनों शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द बना है? नालंदा। और ये जो नालंद होता है इसका अर्थ होता है कमल। नालंद का अर्थ क्या होता है? कमल। तथा दा का अर्थ होता है देने वाला। दा का अर्थ क्या होता है? देने वाला। और ये जो कमल होता है, कमल किसका प्रतीक माना जाता है? तो कमल है वो प्रतीक माना जाता है शिक्षा का। तो इस प्रकार जो नालंदा है उसका अगर हम साधारण अर्थ लें तो वह स्थान जहां शिक्षा
देने वाले आचार्य हो या वह स्थान जहां शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए, उसी को ही क्या कहा जाता है, नालंदा। और नालंदा दो शब्दों से बना है। नालंद का अर्थ कमल होता है, और कमल जो किसका प्रतीक माना जाता है, शिक्षा का, और दा का अर्थ क्या होता है, देने वाला। तो इस प्रकार जो प्राचीन भारत के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं जो शताब्दी आती है, तकरीबन कह सकते हैं भी 500 साल तक ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये प्राचीन भारत के अंदर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अंतर्गत यानी बौद्ध कह सकते हैं भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, रसायन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, और अन्य जो चिकित्सा शास्त्र था या जो व्याकरण था, उन सब की शिक्षाएं किसके अंदर दी जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। तो अब प्रिय विद्यार्थियों चर्चा करते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षाएं दी जाती थी, उन शिक्षाओं का यानी जो शिक्षाएं दी जाती थी, उन शिक्षाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, यानी एक मनुष्य के लिए क्यों शिक्षा आवश्यक है, और क्यों एक शिक्षा के माध्यम से यानी एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। ये जो मनुष्य के पास में शिक्षा के माध्यम से क्या प्राप्त करता है, ज्ञान, और इसी ज्ञान को मनुष्य का क्या कहा जाता है, तीसरा नेत्र। और ये जो तीसरा नेत्र माना जाता है, ये प्राचीन हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों के भी अंदर ये बातें लिखी गई है भी मनुष्य अपने चारों तरफ या अपना जो सर्वांगीण सर्वोच्च विकास कर सकता है, वो किसके माध्यम से, शिक्षा या ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपना क्या कर सकता है, यानी विकास कर सकता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण उनके उद्देश्य होते हैं, तो अब चर्चा किसकी करते हैं, उद्देश्यों की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला उद्देश्य है वो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। पहला जो मनुष्य यानी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, वो है प्रिय विद्यार्थियों मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है क्या है, व्यक्ति का आध्यात्मिक चिंतन का बोध करना। व्यक्ति के आध्यात्मिक चिंतन का बोध, यानी जो इस संसार के अंदर जो नश्वर चीजें हैं या जो संसार ये नाशवान संसार है, उसके अंदर व्यक्ति के लिए जो मान्य जो सिद्धांत होते हैं, उन मान्य सिद्धांतों की पालना करना, ये किसका उद्देश्य था, शिक्षा का। तीसरा है समाज के मान्य व अमान्य व्यवहारों में अंतर करना। यानी शिक्षा ही व्यक्ति के पास में एक ऐसा साधन है जिसके अंदर वो जिस समाज के अंदर रहता है, क्या जिस समाज के अंदर रहता है, उनके जो मान्य व्यवहार कौन से, जिसको मनुष्य ग्रहण करके और एक अच्छा नागरिक कहलाता है, और कौन से ऐसे अमान्य व्यवहार हैं जिनको उनका त्याग करना पड़ता है। तो इसके यानी जो मान्य व्यवहारों और अमान्य व्यवहारों के बीच में से यानी जो अंतर है, वो अंतर किसके माध्यम से किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से। और ये भी शिक्षा का एक क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है मानव की मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानव की मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानव की जो मानसिक यानी जो मन संबंधी जो शक्तियां होती है, जिसका मस्तिष्क होता है, उनका विकास भी करना भी किसका उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है। और पांचवी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है, मनुष्य का सांस्कृतिक व नैतिक विकास करना। सांस्कृतिक व नैतिक विकास करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसका, शिक्षा का। और छठा और महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है मनुष्य को पशुवृत्ति से अलग करना। मनुष्य को पशुवृत्ति से क्या करना, अलग करना भी उद्देश्य किसका है, शिक्षा का। और अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो कौन सा है, यानी मनुष्य का जो
मनुष्य के कर्म या कार्य सिद्धांतों की विवेचना करना। यानी जो एक मनुष्य होता है, मनुष्य द्वारा जो कर्म किए जाते हैं या जो कार्य की जो प्रणालियां अपनाई जाती है, उन प्रणालियों की विवेचना किसके माध्यम से कर सकता है मनुष्य? शिक्षा के माध्यम से। तो इस प्रकार जो शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो क्या है? इस प्रकार जो शिक्षा क्यों मनुष्य के लिए जरूरी है और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समाज के अंदर जो मान्य व्यवहार है उन मान्य व्यवहारों को अपनाता है तथा जो अमान्य व्यवहार है उन अमान्य व्यवहारों को त्याग करता है। जिस तरह समाज के अंदर ये कहते हैं भी समाज सेवा करना एक मान्य क्या है? मान्य व्यवहार है। तथा जिस तरह एक व्यक्ति कोई चोरी करता है तो वो समाज के विरुद्ध है, क्या है? एक अमान्य व्यवहार है। उन दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित किया जाता है वो भी किसके माध्यम से किया जाता है? विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषताएं या तत्व है, यानी वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके कारण जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो 6ठी शताब्दी से लेकर जो हमारी 11वीं शताब्दी थी उस तक, यानी कह सकते हैं भी हर क्षेत्र की जो शिक्षाएं होती थी उन शिक्षाओं के अंदर क्या था? निपुण था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चर्चा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की जो विशेषताएं या जो तत्व हैं। पहला जो तत्व है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। यानी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की? कौन इसका संस्थापक था? और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके अंदर महत्वपूर्ण शिक्षाएं किन किन की दी जाती थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में है कहां? बिहार, यानी उस समय क्या था? बिहार। और बिहार की जो वर्तमान राजधानी है कौन सी? पटना। बिहार की जो वर्तमान राजधानी कौन सी है? पटना। इस पटना से दक्षिण की ओर, यानी जो बिहार की राजधानी है, बिहार की जो राजधानी है पटना, इस पटना से दक्षिण की ओर तकरीबन 50 मील दूर कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां? जो बिहार वर्तमान का हमारा कह सकते हैं राज्य था और उस समय भी ये एक बिहार प्रांत हुआ करता था और इसकी राजधानी पटना। तो पटना के कह सकते हैं भी जो दक्षिण का क्षेत्र है, इस दक्षिण के क्षेत्र से दक्षिण की ओर 50 मील दूर कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय था। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे, उस महात्मा बुद्ध के समय कह सकते हैं भी इसका निर्माण किया गया था। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का महात्मा बुद्ध को समर्पित किया गया था या कह सकते हैं भी दिया गया था। किसके द्वारा? यानी जो नालंदा क्षेत्र था या जो नालंदा के आसपास की जो जमीन थी वो किनके द्वारा महात्मा बुद्ध को खरीद कर दी गई थी? तो इसमें हम कह सकते हैं भी 500 श्रेष्ठी। क्या? 500 श्रेष्ठी, जिसको हम कह सकते हैं, श्रेष्ठी का अर्थ होता है सेठ या साहूकार। श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है? सेठ या साहूकार। इन सेठ या साहूकारों ने मिलकर के, कितने साहूकारों ने? 500 साहूकारों ने मिलकर 10,000, कितने? 500 श्रेष्ठी या सेठों ने मिलकर 10,000 करोड़, कितने? 10,000 करोड़ मुद्राओं, 10,000 करोड़ मुद्राओं में खरीदकर, 10,000 करोड़ मुद्राओं में खरीदकर किसको समर्पित किया था? महात्मा बुद्ध को। किसको समर्पित किया था? महात्मा बुद्ध को। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र खरीदकर किसको दिया था? महात्मा बुद्ध को। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, या ये जो नालंदा का विहार था, इस विहार के अंदर रहकर महात्मा बुद्ध अपने धर्म के बारे में क्या करते थे? यानी जो अपना धर्म था बौद्ध धर्म, इस बौद्ध धर्म की क्या देते थे? शिक्षा दीक्षा देते थे। किसकी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देते थे। इसके साथ ही ये जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था, इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, किसका? महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम क्या था? सारीपुत्र। उस शिष्य का नाम क्या था? सारीपुत्र। और इस सारीपुत्र की जो जन्म स्थली थी
सारीपुत्र की जो जन्म स्थली थी वो भी कौन सी थी? नालंदा विश्वविद्यालय को, यानी जो कह सकते हैं भी सारीपुत्र की जो जन्म स्थली थी वो कौन सी जगह थी? नालंदा विश्वविद्यालय। अब चर्चा करते हैं भी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो थे प्रिय विद्यार्थियों गुप्त सम्राट, यानी गुप्त सम्राट जो कुमारगुप्त प्रथम था, यानी जो गुप्त सम्राट का शासक कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने 450 से 470 ईस्वी में, क्या 450 से लेकर 470 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया? गुप्त सम्राट जो कह सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम था उन्होंने। और ये जो जगह थी या जो क्षेत्र था ये खरीद कर किसने किसको दिया था? तो जो 50 श्रेष्ठ या जो साहूकार थे उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को खरीद कर दिया था। तो ये कह सकते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय थी इसके स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और प्रिय विद्यार्थियों इतना याद रखना, जो नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक, यानी जो सर्वाधिक संरक्षण मिला था, यानी सर्वाधिक जो संरक्षण मिला था या जिसकी देख रेख में यह विद्यालय पनपा था वो थे गुप्त सम्राट। गुप्त सम्राट थे। इन्हीं गुप्त सम्राटों की देख रेख के अंदर यह विश्वविद्यालय फला फूला था और इन्हीं को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला था। तो जो हमारी 6ठी शताब्दी से लेकर जो 7वीं शताब्दी का जो समय था, कौन सा शताब्दी, जो 6ठी से 7वीं शताब्दी का जो समय था, इस समय में हम कह सकते हैं शिक्षा का जो सर्वोच्च विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जापान, बिहार, चीन, अरब, इस तरह यानी इतने जो अन्य जो देश थे उन देशों के जो शिक्षार्थी एवं जो आचार्य हुआ करते थे वो अध्ययन व अध्यापन के लिए आया करते थे। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। और 6ठी से लेकर 7वीं शताब्दी यानी जो 100 वर्षों का जो समय था उन 100 वर्षों के समय में कह सकते हैं भी अपनी पूर्ण पराकाष्ठा पर था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हर जो शिक्षा के जो शास्त्र होते थे उन सभी शास्त्रों की क्या दी जाती थी? शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो पहला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, वो है विश्वविद्यालय का भवन, यानी जो विश्वविद्यालय था उसका भवन कैसा था? तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, कौन सा? नालंदा जो विश्वविद्यालय था, कह सकते हैं भी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय हम इसको मान सकते हैं। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये 1 मील लंबा, कितना? 1 मील लंबा, कह सकते हैं भी इसकी लंबाई कितनी थी? 1 मील लंबाई तथा आधे मील यानी 1/2 मील चौड़ाई थी। इतने विशाल क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। यानी 1 मील लंबा तथा आधा मील कह सकते हैं इसकी चौड़ाई थी। तथा ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये चारों ओर से, क्या? चारों ओर से एक सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ था। सुदृढ़ दीवार से क्या था? घिरा हुआ था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के चारों ओर की जो दीवार थी या कह सकते हैं भी उसके चारों ओर क्या की गई थी? 4 दीवारी की गई थी। और वो 4 दीवारी क्या थी? सुदृढ़ थी, मजबूत थी। और ये भी कहा जाता है भी ये जो 4 दीवारी थी, इन 4 दीवारी के बारे में कौन बताता है? एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री जिसका नाम था हवेन सांग। चीनी यात्री भारत के अंदर आया जिसका नाम क्या था? हवेन सांग। और ये हवेन सांग भारत के अंदर किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में क्या आया था? भारत के अंदर आया था। और इस जो हवेन सांग है इन्होंने इस जो विश्वविद्यालय भवन था, इस विश्वविद्यालय भवन के बारे में ये कहा है भी यहां अनेक प्रकार के विहारों का निर्माण किया गया था। यानी विहार वो होते हैं जहां किसी धर्म पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा क्या दी जाती हो? शिक्षा दी जाती है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। तो हवेन सांग कहता है भी यहाँ बहुत बड़े बड़े विहार थे तथा इन जो विहार बनाए गए थे उन विहारों में सबसे बड़ा जो विहार था
उसकी लंबाई तो हम कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा विहार था उसकी लंबाई तो थी 203 फीट, लंबाई कितनी 203 फीट, तथा जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 165 फुट। लंबाई 203 फुट तथा चौड़ाई कितनी थी 165 फुट, यानी जो सबसे लंबा विहार था उनके अंदर ये लंबाई और चौड़ाई थी। इस कारण कह सकते हैं भी हवेनसांग की जो चर्चा है उस चर्चा के हिसाब हम कह सकते हैं भी ये जो विश्वविद्यालय का जो भवन था ये विशाल भवन कह सकते हैं भी, बहुत बड़ा शिक्षा का ये क्या हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं भी बहुत बड़ा शिक्षा का क्या था, एक मंदिर था। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है या तत्व है विश्वविद्यालय में प्रवेश। अब देखो विद्यार्थियों भी इसके अंदर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश, जब किसी विद्यार्थी को नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जब प्रवेश लेना होता था तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रवेश की जो प्रक्रिया थी, क्या प्रवेश की जो प्रक्रिया थी जिसको वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं एडमिशन, यानी जो प्रवेश की प्रक्रिया थी ये क्या थी, बहुत ही कठिन थी। क्या थी, बहुत ही कठिन थी और बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी। और इस कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत जो विद्यार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने का इच्छुक होता था, क्या जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने का इच्छुक होता था उस विद्यार्थी को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के लिए क्या देनी पड़ती थी, परीक्षा देनी पड़ती थी। ये बात कौन कह रहा है, परीक्षा देनी पड़ती थी। ये बात किन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर साझा किया, वो कौन सा था, हवेनसांग। अब देखो हवेनसांग क्या कहता है, हवेनसांग ये कहता है भी यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो इच्छुक विद्यार्थी जो क्या लेते थे, अगर कह सकते हैं भी प्रवेश लेना चाहते थे तो इनके लिए उनको सर्वप्रथम एक द्वार पंडित होता था। क्या द्वार के ऊपर एक पंडित होता था और इस पंडित की जो परीक्षा होती थी उस परीक्षा को क्या करना पड़ता था, पास करना पड़ता था, तभी किसके अंदर प्रवेश मिल सकता था, विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश मिलता था। जब उस द्वार पंडित की परीक्षा को जब जो शिक्षा लेने वाला शिक्षार्थी आया उन्होंने क्या कर दिया हो, पास कर दिया हो। लेकिन ये जो हवेनसांग क्या कहता है भी, अगर मान लीजिए भी अगर 10 विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आए हैं, कितने 10 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनमें से 8 शिक्षार्थी तो कितने 8 शिक्षार्थी तो द्वार पंडित की परीक्षा में क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। यानी कह सकते हैं भी जो द्वार पंडित ही इतनी कठिन परीक्षा लेता था तो आगे जाकर उस बिहार या जो गुरुकुल था या कह सकते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके अंदर शिक्षा की पद्धति कितनी कठिन थी। तो अब जो हवेनसांग कहता है भी जब 10 बच्चे शिक्षा के लिए आते थे तो उसमें से 8 बच्चे तो क्या है द्वार पंडित की परीक्षा में ही क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। अगर जिन 2 बच्चों ने या 2 जो शिक्षार्थी थे शिक्षा ग्रहण करने वाले उन्होंने द्वार पंडित की परीक्षा पास कर दी और परीक्षा पास करने के बाद में जब वो गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करने के यानी जब वो गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा होती है उस शिक्षा को पूर्ण करने के बाद में जब वो गुरुकुल के अंदर जो समावर्तन संस्कार होता है वो करके जब वापिस घर की ओर आते थे या वापिस यानी जो धर्म की शिक्षा होती है उन शिक्षा के बारे में इधर उधर जाकर के शिक्षा देते थे, तो ये जो 2 बच्चे कह सकते हैं भी जो पांडित्य की जो परीक्षा थी उस परीक्षा के अंदर पास होकर के और ये व्यक्ति जो एक समाज था या कह सकते हैं या जो संसार था उस संसार के अंदर पूज्य माने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन 2 बच्चों ने धर्म के जितने भी पात्र होते हैं या हर प्रकार की जो शिक्षा थी वो शिक्षा किन्होंने प्राप्त कर ली है, इन बच्चों ने। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जो विश्वविद्यालय के जो अंदर जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया थी वो क्या थी, बहुत ही कठिन थी। इसका प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था और इसकी जो प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं उस प्रशासन का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था इस नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रबंध और जो प्रशासन था वो क्या था, आदर्श ढंग का था, आदर्श
ढंग का था, क्या प्रबंध और प्रशासन आदर्श ढंग का था। यानी जो प्रबंध और प्रशासन करने वाली जो समितियां थी या जो जिन व्यक्तियों द्वारा इसका प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध और प्रशासन का जब प्रबंध किया जाता था, वो प्रणाली क्या थी, बहुत ही आदर्श थी। और इस विश्वविद्यालय के अंदर यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय थे, इसके अंदर लगभग कितने, इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 10,000 शिक्षार्थी 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा लेते थे। अब देखो, जब शिक्षा लेते थे तो हम यहीं से अनुमान लगा सकते हैं भी एक विद्यालय के या विश्वविद्यालय के अंदर जब 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ले रहे हैं तो उस विद्यालय की जो शिक्षा है या जो शिक्षा देने की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में कितनी निपुणता होगी। तभी दूर देश यानी जिस तरह चीन था, चीन के बाद में जापान, अरब अमीरात, यहाँ के लोग शिक्षा ग्रहण करने तथा शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो आचार्य हुआ करते थे वो यहाँ पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे। तो जो प्रबंध था उसके अंदर लगभग क्या थे, 10,000 तो शिक्षार्थी थे पढ़ने वाले तथा 1510 अध्यापक या आचार्य कह सकते हैं, अध्यापक ओब्लिक आचार्य थे। जो 10,000 जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, उन विद्यार्थियों के ऊपर अध्यापकों की संख्या कितनी थी, 1510। कह सकते हैं भी अगर एक बच्चे को एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो भी 500 के लगभग अध्यापक एक्स्ट्रा कह सकते हैं भी अलग होते थे, 500 से अलग होते थे। क्योंकि अगर एक बच्चे के ऊपर एक अध्यापक रखें 10,000 के ऊपर तो कह सकते हैं भी 1510 कितने थे, अध्यापक थे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी इन जो 1510 जो अध्यापक थे, उन अध्यापकों के लिए क्या व्यवस्था थी, यानी उन अध्यापकों के लिए क्या व्यवस्था थी। तो अगर इन अध्यापकों को प्रवेश लेना है कहां, पढ़ाने के लिए कहां प्रवेश लेना है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो उनको सर्वप्रथम किन का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ किसका ज्ञान, हेतु विद्या का ज्ञान होना चाहिए। हेतु विद्या का मतलब न्याय का ज्ञान होना चाहिए, भी न्याय कैसे किया जाता है, पहला व्याकरण, दूसरा हेतु विद्या तथा तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अभिधम। क्या, अभिधम सूत्र का भी उनको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं ज्ञान के आधार पर एक आचार्य को गुरुकुल के अंदर क्या मिलता था, यानी अध्यापन करवाने का कार्य मिलता था। इसी किसके आधार पर, व्याकरण, हेतु विद्या तथा अभिधम का ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो 1510 क्या थे, अध्यापक थे, इन अध्यापकों यानी जो 1510 अध्यापक थे, इन अध्यापकों के अंदर 1010 जो अध्यापक थे, 1010 जो अध्यापक थे वो सूत्र निकाय के अंदर निपुण थे। किसके अंदर, सूत्र निकाय के अंदर निपुण थे। यानी ये कह सकते हैं भी 1010 ऐसे शिक्षा यानी शिक्षक थे जो किसके अंदर थे, सूत्र निकायों के अंदर क्या थे, निपुण थे। अब बाकी कितने बच्चे, 500 जो अध्यापक हुआ करते थे, ये 500 अध्यापक अन्य शिक्षाओं के अंदर क्या थे, निपुण थे। तो ये कह सकते हैं भी ये तो प्रबंध था कहां, वहां का शिक्षा का। अब देखो, जब ह्वेनसांग भारत के अंदर आता है और इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तब वो क्या कहता है भी जब ह्वेनसांग आया तो प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था और प्रशासन, तो विश्वविद्यालयों का प्रबंध कौन करता है, कुलपति होता है। यानी जो सर्वोच्च अधिकारी होता है विश्वविद्यालय का, उसको क्या कहते हैं, कुलपति। और जब ह्वेनसांग भारत के अंदर आया उस समय यहां का कुलपति कौन था, शीलभद्र। उस समय यहां का कुलपति कौन था, शीलभद्र था। और अब देखो, ये जो कुलपति है, कुलपति कौन था, शीलभद्र। और इस शीलभद्र को यहां का प्रबंध और प्रशासन चलाने के लिए 2 समितियां थी। क्या थी, 2 समितियां थी जो किसको परामर्श देती थी, कुलपति को। किसको परामर्श देती थी, समितियां कुलपति को। और इन समितियों के अंदर पहली जो समिति थी वो तो थी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। और जो दूसरी समिति थी वो किससे थी, प्रशासन से संबंधित। दूसरी, पहली शिक्षा से और दूसरी प्रशासन से। इन्हीं 2 समितियों का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था, यानी जो कुलपति था उन कुलपति को क्या देनी, सहायता देनी या सलाह परामर्श करना। अब
ये समझे भी ये जो प्रबंध और जो प्रशासन था, या कह सकते हैं भी ये जो विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय की आय का साधन क्या था? आय का साधन क्या था? तो आय का साधन ये था भी जो गुप्त सम्राट थे, उन गुप्त सम्राटों द्वारा इस विश्वविद्यालय को 200 गांव क्या दिए गए थे? दान में दिए गए थे। कितने गांव? 200 गांव दान में दिए गए थे, ताकि इन गांव के अंदर जो भी कोई वस्तु का उत्पादन होता है, उस वस्तु का उत्पादन होगा और वो सीधा का सीधा कहां जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। और जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ने वाले शिक्षार्थी थे, उनके लिए क्या थी? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं थी। और इस निःशुल्क यानी कह सकते हैं भी जो खाने पीने की चीजें थी या अन्य प्रकार की जो उसके दैनिक जीवन की जो वस्तुएं थी, उन दैनिक जीवन की वस्तुएं सिर्फ क्या थी? निःशुल्क दी जाती थी। और वो आती कहां थी? ये जो 200 गांव दान के अंदर दिए गए थे, उन 200 गांवों की जो आय होती थी, उस आय का कह सकते हैं भी उस आय का उपयोग कौन सा विश्वविद्यालय करता था? नालंदा विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रम का मतलब होता है अगर किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर चाहे कोई अध्यापक हो या कोई बच्चा, अध्यापक चाहे अध्यापन करवा रहा हो या चाहे कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, तो उस अध्यापक और शिक्षक के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन होता है? पाठ्यक्रम। यानी आज बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, उसके सिलेबस के अनुसार उसका पाठ्यक्रम क्या है, वो सभी चीजें भी किसके अंदर थी? नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी थी। और इस समय यहां का जो कह सकते हैं भी जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय के अंदर जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती थी, महत्वपूर्ण जो शिक्षा दी जाती थी वो थी बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका नाम था महायान। इस बौद्ध धर्म की शाखा का सर्वाधिक शिक्षा किसके अंदर दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र था वो 500 श्रेष्ठियों ने कह सकते हैं भी 1000 या 10,000 1 करोड़ मुद्राओं के अंदर खरीद कर दिया था। किसको? महात्मा बुद्ध को। तो इसी प्रकार पहली तो शिक्षा किसकी दी जाती थी? बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो दूसरी शाखा कह सकते हैं भी अलग अलग 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। और जो इसके अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो किसकी दी जाती थी? महायान की। और इस शिक्षा के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, भाषा विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी, योग शिक्षा की भी, यानी जो योग शिक्षा होती है उस योग शिक्षा की शिक्षा का भी क्या थी? उचित व्यवस्था थी। इसके साथ साथ में जो रसायन कह सकते हैं भी जो केमिकलीय पदार्थ होते हैं उनके बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो कह सकते हैं भी जो अनेक प्रकार के जो क्षेत्र थे, व्याकरण था, चिकित्सा का जो क्षेत्र था, दर्शन का शास्त्र का जो क्षेत्र था या योग का जो क्षेत्र था, इन सब की शिक्षाएं दी जाती थी। इसी कारण हम अनुमान लगा सकते हैं भी इस विद्यालय या जो विश्वविद्यालय था इसके अंदर स्नातकोत्तर तक की भी क्या दी जाती थी? शिक्षाएं दी जाती थी। और इन शिक्षाओं के अंतर्गत ये जो पाठ्यक्रम था वो निर्धारित किया गया था। पुस्तकालय, जिसको वर्तमान में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। और पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकों का कह सकते हैं एक घर होता है जहां अनेक प्रकार की जो शिक्षाओं की जो किताबें होती है उन किताबों का क्या किया जाता है? संग्रहण। उसी को क्या कहा जाता है? पुस्तकालय। और इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी क्या था? एक पुस्तकालय था। और इस पुस्तकालय का नाम क्या था? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ नाम का पुस्तकालय था। कहां? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। और ये जो धर्मज्ञ नाम का क्या पुस्तकालय था, ये पुस्तकालय कितना मंजिला था? 9 मंजिला पुस्तकालय था। और इस 9 मंजिले पुस्तकालय को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया था। और ये जो 9 मंजिल थे इसके अंदर ये रखा गया था भी प्रत्येक 3 मंजिल
का जो एक कह सकते हैं भी बिल्डिंग था या भवन था, उसको एक नाम दिया गया था। तो 3 भागों में विभाजित किया गया था किसको, पुस्तकालय को। और जो पुस्तकालय पूरा का पूरा जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, धर्मज्ञ। और इसी धर्मज्ञ पुस्तकालय था जो कितने मंजिल था, 9 मंजिल, और उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो अलग अलग नाम थे। पहला जो पुस्तकालय था उसका नाम था रतन सागर, पहले पुस्तकालय का रतन सागर। दूसरा जो पुस्तकालय था उसका नाम था रत्नोदधि, और जो तीसरा पुस्तकालय था उसका नाम था रतन रंजक। तीसरा जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, रतन रंजक। तो ये जो अलग अलग पुस्तकालय थे, या कह सकते हैं वो 9 मंजिला धर्मज्ञ नाम का जो पुस्तकालय था उसको 3 भागों में विभाजित। और ये जो तीनों के तीनों कह सकते हैं जो पुस्तकालय थे, इन पुस्तकालयों के अंदर प्राचीन कालीन जो भारतीय वेद ग्रंथ थे, या जो रसायन से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित सभी प्रकार की जो किताबें थी, या कह सकते हैं पांडुलिपियां थी, वो कहां उपलब्ध थी, इन विश्वविद्यालय के अंदर। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं भी इस विश्वविद्यालय के अंदर तकरीबन जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के अंदर प्राचीन कालीन भारतीय जो समाज था उसके बारे में अध्ययन करने की तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक क्या थी, पुस्तकें थी। क्या थी, पुस्तकें थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी एक धर्मज्ञ नाम का क्या था, पुस्तकालय था, जिसको रतन सागर, रत्नोदनी और रतन रंजक 3 भागों में विभाजित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसका अनुशासन कैसा था। तो अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की जो परीक्षा की जो पद्धति थी, या जो द्वार पंडित की परीक्षा थी, वो ही इतनी कठिन थी। तो यहां का अनुशासन कितना कठिन होगा भी। एक द्वार, जब एक शिक्षार्थी शिक्षा के लिए आता है तो उसके लिए तो पहला कठिन मार्ग ही द्वार पंडित है। तो जब उसके अंदर जो प्रवेश ले लिया जाता है तो वहां का अनुशासन कितना कठिन होगा। तो हम कह सकते हैं जो विश्वविद्यालय का जो अनुशासन था, यानी जो विश्वविद्यालय का अनुशासन था वो क्या था, बहुत ही कठोर था। विश्वविद्यालय का अनुशासन क्या था, बहुत ही कठोर था। और अगर किसी शिक्षार्थी ने अगर किसी शिक्षार्थी ने, हम कह सकते हैं भी, अगर किसी शिक्षार्थी ने वहां का जो अनुशासन है उस अनुशासन को अगर कह सकते हैं भी खराब करने या बिगाड़ने की अगर चेष्टा की है, क्या है, खराब या बिगाड़ने की अगर चेष्टा की है, तो उस शिक्षार्थी को वहां के आचार्यों द्वारा खूब डांटा फटकारा जाता था। डांटा फटकारा जाता था, यानी उस शिक्षार्थी को खूब पहले डांट फटकार की जाती थी। अगर उसके बाद में भी अगर उस शिक्षार्थी ने अगर कोई घिनौना या कह सकते हैं अगर कोई अपराध किया है, किसके, यानी डांटने और फटकारने के बाद में भी अगर वो शिक्षार्थी नहीं मानता है, तो उसको उस विश्वविद्यालय से क्या है, उस विश्वविद्यालय से उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता है। यानी जैसे ही उसका अपराध साबित होता था, और अपराध होने के बाद में, तो अगर उसने कोई घोर अपराध किया या किसी जो आचार्य का जो कह सकते हैं गुरुकुल का जो आचार्य था, अगर उस आचार्य की जो खिल्लियां उड़ाई, तो उसका वो क्या माना जाता था, घोर अपराध माना जाता था। और घोर अपराध के अंतर्गत ये सजा दी जाती थी भी, उस बच्चे को निष्कासित कर दिया जाता था। शिक्षण विधि। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अध्यापन करवाने के लिए अनेक प्रकार के अध्यापक को क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियों का क्या होना चाहिए, ज्ञान। और ज्ञान के अलावा उसको यह भी होना चाहिए भी कौन सी शिक्षण विधि कहां प्रयोग की जाती है। तो प्राचीन कालीन जो भारतीय समाज था, या कह सकते हैं प्राचीन कालीन जो भारत देश था, उस भारत देश के अंदर जितने भी जो शिक्षा के संस्थान थे, उन शिक्षाओं का जो संस्थान था, आज के समय ऐसे नहीं भी परीक्षाएं ली जाती थी फिर उसका मूल्यांकन किया जाता था, ऐसे नहीं। आज के अंदर जो कह सकते हैं भी जो शाब्दिक शिक्षा दी जाती है, ऐसे नहीं थी उस समय। उस समय गुरु के द्वारा एक बच्चे को या हजारों बच्चों को सामने बिठा करके किस प्रकार की, किस विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक्षण की जो विधियां थी उनका प्रयोग किया जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षण की जो विधियां थी, पहली है मौलिक या पुस्तकीय विधि। मौखिक
मौखिक या पुस्तकीय विधि। या तो जो शिक्षण विधि है, या तो बच्चे को मौखिक रूप से आचार्य द्वारा पढ़ाया जाएगा, मौखिक रूप से यानी सीधा का सीधा किसी से, मान लीजिए भी आज ऋग्वेद के बारे में बताना है बच्चों को, तो सीधा बच्चे यानी जो गुरु या आचार्य होता है वो बोलता जाएगा और बच्चे उसका क्या करते जाएंगे, अनुकरण सुनते करते जाएंगे। किसके माध्यम से, यानी जो उसकी श्रवण शक्ति होती है उसके माध्यम से। एक तो ये पद्धति थी। दूसरी कौन सी है, पुस्तकीय पद्धति, यानी आचार्य उसको एक पुस्तक के माध्यम से भी क्या देता था, ज्ञान देता था। दूसरी जो पद्धति थी वो थी व्याख्यान। दूसरी जो पद्धति थी वो कौन सी थी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंतर्गत बच्चों को बोल बोल करके किसी, कह सकते हैं भी किसी विषय के ऊपर क्या करवाया जाता था, ज्ञान करवाया जाता था। ज्ञान व्याख्यान का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो कौन करता था, आचार्य। तो दूसरी विधि कौन सी थी, व्याख्यान विधि। और तीसरी जो विधि थी वो थी शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ विधि। ये जो विधि थी ये उस समय सबसे कठिन विधि हुआ करती थी। कौन सी, शास्त्रार्थ विधि। और ये जो शास्त्रार्थ विधि क्या होती है, इसके अंदर जो गुरुकुल के अंदर जो बच्चे शिक्षा लेते थे उन बच्चों को आपस में, या कह सकते हैं भी अनेक भागों में विभाजित करके, और जो हमारे शस्त्र यानी जो शास्त्र हैं, जिस तरह वेद है, रामायण है, पुराण है, ऋग्वेदिक कालीन यानी जो चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद या जो भी वेद है उसके बारे में, यानी उन बच्चों को आपस में क्या किया जाता था, यानी प्रश्न किए जाते थे। और उन प्रश्नों के माध्यम से यानी एक सार्थक उत्तर की ओर ले जाया जाता था। और जिस ये जो शास्त्रार्थ जो विधि है, इस शास्त्रार्थ विधि को वर्तमान में क्या कहते हैं, अंतराक्षरी। इस विधि को क्या कहा जाता है, अंताक्षरी विधि। तो ये भी थी महत्वपूर्ण विधियां, कौन कौन सी, मौखिक, व्याख्यान और शास्त्रीय विधि। आचार्य, जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, शिक्षा का कह सकते हैं भी तकरीबन 500 साल तक शिक्षा का जो स्तर होता है उस शिक्षा के सर्वोच्च स्तर पर रहने वाला विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के अंदर जो आचार्य शिक्षा देंगे वो क्या होंगे, विद्वान होंगे। हर क्षेत्र के अंदर उसको क्या होगा, निपुण होना पड़ेगा। और इसी प्रकार हम ये जानेंगे भी इस विश्वविद्यालय के अंदर महत्वपूर्ण कौन से ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जिसके द्वारा, या आचार्य थे जिसके द्वारा अध्ययन करवाया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो विश्वविद्यालय था इसके अंदर प्रतिदिन क्या, प्रतिदिन हर प्रत्येक दिन 100 व्याख्यान हुआ करते थे। क्या, प्रतिदिन 100 व्याख्यान हुआ करते थे। कितने, 100 व्याख्यान। और यहां के जो अध्यापक थे, क्या, 100 व्याख्यानों के माध्यम से यहां जो पढ़ाने वाले जो आचार्य थे, क्या, पढ़ाने वाले जो आचार्य थे वो इन व्याख्यानों के माध्यम से अपनी शिक्षा तथा अपना जो पांडित्य होता है, क्या, अपनी शिक्षा या जो पांडित्य होता है उस पांडित्य का क्या यानी जो शिक्षा और पांडित्य होता है उस पांडित्य का क्या देते थे, परिचय देते थे भी कौन सा जो पंडित विद्वान है या जो आचार्य है वो शिक्षा में कहां तक क्या है, निपुण है। तो इसे जो विद्वान आचार्य थे, उन ऐसे अनेक विद्वान आचार्य थे जो यहां शिक्षा ग्रहण करवाते थे। उसमें से धर्मपाल, चंद्रपाल, धर्मपाल शिक्षा के जो थे उसके अंदर कौन से थे, धर्मपाल, चंद्रपाल, और उसके बाद में जो थे गुणमती, और गुणमती जो कह सकते हैं धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, उसके बाद में स्थिरमती, परमामित्र आदि अनेक जो कह सकते हैं धर्म या जो शिक्षा थी, उन शिक्षा के अंदर जो निपुण या जो अपने पांडित्य का परिचय दे देते थे, वे अनेक प्रकार के शिक्षक क्या है यहां बच्चों को अध्यापन का कार्य करवाते थे। और ये कह सकते हैं भी इन जो आचार्य थे उन आचार्यों द्वारा जब बच्चा शिक्षा पूर्ण कर लेता था, यानी शिक्षा जब ग्रहण कर लेता था या शिक्षा का जो ज्ञान था वो पूरा हो जाता था, और जब वो गुरुकुल को छोड़कर वापिस घर की ओर आ जाता था तो उस व्यक्ति को इन आचार्यों के बराबर ही संसार के अंदर क्या दिया जाता था, मान दिया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण क्या थे, विद्वान पंडित या विद्वान आचार्य। 10वां जो हमारा अंतिम जो बिंदु है वो कौन सा है, अंत। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये 6वीं शताब्दी से लेकर और 11वीं जो हमारी शताब्दी थी
11वीं जो शताब्दी थी, इस समय कह सकते हैं शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था। शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। कब? 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी। अब जब 11वीं शताब्दी चल रही थी, उसी समय एक और विश्वविद्यालय पनपा, जिसका नाम था विक्रमशिला। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर भी अनेक बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। और यह समय कब का था? 11वीं शताब्दी। और यह विक्रम विश्वविद्यालय कहां था? बिहार का एक क्षेत्र है जिसका नाम है भागलपुर। इस भागलपुर के अंदर क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और यह जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा का नया केंद्र स्थापित हो गया था, इसके केंद्र के स्थापित होने के कारण जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका जो शिक्षा का जो स्तर था, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षा का स्तर था वो धीरे धीरे अब क्या है? गिरने लग गया था। धीरे धीरे गिरने लग गया था। क्यों? क्योंकि अब वर्चस्व में कौन सा विश्वविद्यालय आ गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय था, इनको तो गुप्तों का संरक्षण मिला, गुप्तों का संरक्षण मिला। इसी प्रकार जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस विश्वविद्यालय को पाल वंशी शासकों, किसके द्वारा? पाल वंशी शासकों द्वारा क्या प्राप्त किया जाता था? संरक्षण प्राप्त किया जाता था। किसके द्वारा? पाल वंशी शासकों द्वारा संरक्षण किया जाता था। इसी प्रकार कह सकते हैं भी धीरे धीरे जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो विक्रमशिला एक नए विश्वविद्यालय के पनपने के कारण क्या है? धीरे धीरे अपना जो शिक्षा का स्तर था उसको धीरे धीरे शिक्षा का स्तर क्या हुआ? गिरते हुआ। और एक समय ऐसा आया जब 1199, बात कब की है? सन 1199 के अंदर इस बिहार के ऊपर एक तुर्क का सुल्तान था, जिन्होंने क्या किया? यहां आक्रमण किया। 1199 के अंदर एक तुर्की सुल्तान था, एक तुर्की सुल्तान था। उस तुर्की सुल्तान का नाम था मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यानी उस तुर्की सुल्तान का नाम क्या था? बात कब की है? सब 1199 के अंदर तुर्की सुल्तान था मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये सन 1100 के अंदर आक्रमण करता है किसके ऊपर? बिहार के ऊपर। किस प्रांत के ऊपर आक्रमण करता है? बिहार प्रांत के ऊपर आक्रमण करता है। कौन? तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किसके ऊपर आक्रमण करता है? बिहार प्रांत के ऊपर आक्रमण करता है। और ये जो सनकी सुल्तान, इस सनकी सुल्तान ने ये जो शिक्षा का मंदिर था, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर था, इस शिक्षा के मंदिर में क्या लगवा दी थी? आग लगवा दी थी। आग लगवा दी थी। किन्होंने? तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस जो शिक्षा का मंदिर था, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय, इसको जब बिहार के ऊपर आक्रमण किया उस समय ये जो सनकी सुल्तान था, इन्होंने इस शिक्षा के मंदिर में क्या लगवा दी थी? आग लगवा दी थी। तथा इसी जो शिक्षा का मंदिर था उसको क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। यानी कह सकते हैं भी ये जो नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल जो शिक्षा का स्तंभ था, इस शिक्षा के स्तंभ को गिरा दिया था किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा। कब? सन 1199 के अंदर, जब बिहार के ऊपर इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया। और इस प्रकार ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। कब? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में। और अंत करने वाला कह सकते हैं सनकी सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब इस नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया, इसके पीछे एक कहानी आती है जो आज आपको सुनाता हूं भी। ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, इन्होंने क्यों अंत किया? क्योंकि एक बार ये कहा जाता है भी ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बीमार हो गया था। शासन कहां का सुल्तान था? तुर्की का। ये बीमार हो गया था और इन्होंने अपने जो अनेक प्रकार के नीम हकीम हुआ करते थे मुसलमानों के अंदर, उनसे इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाने पर भी वो क्या नहीं हुए थे? ठीक नहीं हुए थे। उसी समय उसके सेनापतियों द्वारा उनको यह कहा गया था भी
जो भारत के अंदर बिहार प्रांत के अंदर एक नालंदा विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक भद्रसार नाम का क्या है आचार्य है, और वो आचार्य क्या जानता है, आयुर्वेदिक जो विद्या होती है उस विद्या का ज्ञाता है, और वो ही क्या कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है। लेकिन ये पहले जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, इन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता था और मानता किसको, तो अपने इस्लाम धर्म के जो नीम हकीम वेद हुआ करते थे। लेकिन जब वो अंतिम कह सकते हैं भी ज्यादा बीमार हो गया, इस कारण उन्होंने किसको आदेश दिया भी, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो आयुर्वेद का ज्ञाता वेद है उसको लेकर आओ। जैसे ही उस आयुर्वेद के ज्ञाता को उसके सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने ये कहा भी पहली बात यानी आप मेरा इलाज कर दो, लेकिन मैं आप दो शर्त रखूंगा आपके सामने। किसके सामने? यानी जो वेद पहुंचा था तक नालंदा विश्वविद्यालय से, उसके सामने इस बख्तियार खिलजी ने क्या रखी थी, दो शर्त रखी थी। पहली शर्त तो ये थी भी तू अगर मेरा इलाज करेगा तो इस इलाज के अंदर हिंदुस्तान की जो दवाइयां हैं उसका उपयोग नहीं करेगा। पहली शर्त तो क्या है, इलाज के अंदर हिंदुस्तान की दवाइयों का उपयोग नहीं करेगा। दूसरी जो तेरे लिए शर्त है, अगर मैं सही नहीं हुआ तो तेरी क्या कर दूंगा, तेरा सिर कलम कर दूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा। अब जब ये बात सुनी किसने, उस यानी नालंदा विश्वविद्यालय के यानी जो डॉक्टर थे या कह सकते हैं जो आयुर्वेदिक वेद थे, उन्होंने बात सुनी तो उसके पांव नीचे से क्या खिसक गई, जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि उसके सामने शर्त ही ऐसी रखी गई भी एक तो तू आयुर्वेद यानी जो भारतीय आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयां उसका उपयोग नहीं करेगा, अगर मैं सही नहीं हुआ तो क्या कर दूंगा, तेरी हत्या कर दूंगा। तब उन्होंने क्या किया, एक तरकीब का प्रयोग किया, और उस तरकीब के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था उसको एक कुरान भेंट की। कुरान भेंट करने के बाद में उन्होंने कहा भी मैं आपको यह कहता हूं भी डेली 10 या 15 पेज आपको पढ़ने हैं, किसके, कुरान के पढ़ने हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो वेद वहां पहुंचा था उन्होंने उस कुरान के ऊपर जो पेज अंदर जो पेज होते हैं उन पेजों के ऊपर क्या लगा दिया था, भारतीय जो आयुर्वेद के अंदर जो एक लेप आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसके हिसाब से जो लेप तैयार किया जाता है, उस लेप को उन्होंने किस पर लगा दिया था, उस कुरान के पन्नों पर लगा दिया था। उस कुरान के पन्नों पर लगाने के बाद में जैसे ही बख्तियार खिलजी जब उन पन्नों को पढ़ता था, और जैसे ही उन पन्नों को एक पेज पूरा होने के बाद में जब दूसरा पेज निकालता था, तब वो अपनी हाथ से और अपनी जीभ का जो कह सकते हैं भी जो लुआब था या जो थूक था उसका प्रयोग करता था, तब वो पेज आगे हो जाता था। इस प्रकार जैसे जैसे वो अपनी जो अंगुली है उससे अंगुली का जो स्पर्श है जीभ पर करता गया, और जीभ पर करते करते क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ भी आयुर्वेदिक दवाई से वो एकदम क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में इस बख्तियार खिलजी ने यह सोचा भी मेरे जो नीम हकीम है उनके द्वारा मेरा उपचार नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। और एक भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के एक मामूली से वेद ने क्या कर दिया, मेरा यानी कह सकते हैं भी मेरा इलाज कर दिया। इस बात से रुष्ट होकर के, क्यों? क्योंकि उनको यह पता था भी अगर नालंदा विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर हैं या कह सकते हैं भी जो वेद हैं या जो आयुर्वेदिक जो विद्या होती है उसके जो विद्वान पुरुष हैं उसके द्वारा तो वो जो मुस्लिम लोगों के जो नीम हकीम है उसका नाम और निशान ही मिटा देंगे। इसी कारण कहते हैं भी इस बख्तियार खिलजी ने जो हिंदू वेद गया था उसका मानना तो क्या चाहिए था, यानी उसके ऊपर उसका ऋण समझना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही स्वस्थ होने के बाद में उन्होंने किस पर आक्रमण करने का प्लान बनाया, बिहार के उसी नालंदा विश्वविद्यालय पर इन्होंने आक्रमण किया। और आक्रमण करके कहते हैं भी इस जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके अंदर क्या इन्होंने आग लगवा दी। आग लगवाने के साथ साथ में यह भी कहा जाता है भी जो पुस्तकें रखी गई थी, जो पुस्तकालय रत्न सागर, रत्नोदय और रत्न रंजक, जो 3 प्रकार के जो पुस्तकालय थे, उन पुस्तकालयों के अंदर यह कहा जाता है भी जो पुस्तकें थी तकरीबन वो उन पुस्तकों से 6 माह तक धुआं निकलता रहा था। इतनी विशाल या कह सकते हैं इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पुस्तकें थी। तथा साथ ही साथ इस बख्तियार खिलजी ने यह भी आदेश दिया भी ये जो बिहार का जो प्रांत है या जो नालंदा जो क्षेत्र है, इस पूरे नालंदा क्षेत्र में क्या लगा दी जाए, आग लगा दी जाए। इसी कारण कहते हैं भी जिसके अंदर जितने भी जो विद्वान पंडित थे उन विद्वान पंडितों को क्या है, बख्तियार खिलजी के सैनिकों द्वारा क्या है, मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार
भारतीय जो कैसे इतिहास है, उस इतिहास के अंदर ये कहा जाता है भी ये जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, इस बख्तियार खिलजी की कड़ी आलोचनाएं की जाती है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों एक छोटी सी कहानी भी क्यों बख्तियार खिलजी ने इस जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इस नालंदा विश्वविद्यालय का अंत किया। इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों आज का हमारा ये प्रश्न पूरा होता है, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना भी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था और कैसे किस सदी से लेकर कौन सी शताब्दी तक भारत के अंदर ये शिक्षा का केंद्र रहा था। इसी के साथ में प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद।